नमस्कार दोस्तों, मैं डेनमार्क देश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेनमार्क लर्निंग पर। दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे रुपए कमा सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू रुपए कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने रुपए को यूज करके अपने एसेट बना रहे होते हैं। एसेट जहां आप इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो आप वहां पर अपना पूरा टाइम देते हैं, फिर वहां से सैलरी मिलती है। आप उस सैलरी में से एटलीस्ट 20% रुपये सेव करके आपको उन रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आपको रिटर्न आ सके। अगर आप इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू अगर 5 साल तक करते रहेंगे तो जो भी आपकी सैलरी होगी उतने ही रुपए आप अपने रिटर्न से जहां आपने रुपए इन्वेस्ट किया वहां से आ रहे होंगे। फर्क दोनों में ये होगा कि जहां आपने अपने रुपए को इन्वेस्ट किया वहां पर आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जॉब कर रहे होंगे तो वहां पर आपको लगातार रोज आपको ऑफिस जाना है, फिर वहां से काम करना है। इस तरह से आपको वहां पर टाइम दे रहे होंगे। तो यही एक प्रोसेस होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने रुपए को प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करेंगे तो आप हो सकता है 50 साल या 40 साल के अंदर रिटायर हो जाएं, आपको पूरी जिंदगी और काम नहीं करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट सपोज अगर आप कोई बैग खरीदना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए है। अगर आपने 3 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए ना, तो आने वाले टाइम में आपकी बाइक की कीमत आने वाले 20 साल में आपकी बाइक की कीमत जीरो हो चुकी होगी। लेकिन आपने 3 लाख रुपए कहीं स्टॉक मार्केट या कहीं आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिए, कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, तो आने वाले टाइम में वो 3 लाख आपके 30 करोड़ 3 करोड़ भी बन सकते हैं। तो इस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट वर्क करता है। अगर अगर इंडिया में महंगाई अराउंड 5-6% पर साल से बढ़ रही है, यानी कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी 100 रुपये है तो आने वाले टाइम में उसकी कॉस्ट 106 रुपये हो जाने वाली है। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है, आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, तो आज ही आप अपना पूरा प्लान बना लें कि आपको कितने रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ पे करने हैं, जो हम आप इस वीडियो में बताएंगे। हम इस वीडियो में 5 तरीके बताएंगे जहां आप रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फर्स्ट, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और सेकंड, रिटर्न, आपके वहां से रिटर्न कितने आ रहे हैं। हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में गवर्नमेंट की स्कीम होती है, एफडी होती है, आपने वो कुछ नहीं करा है, आपका रुपए सिंपली ऐसे पड़ा हुआ है बैंक में, तो उसमें आपको 4% या 4.5% रिटर्न मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। लेकिन ऑन एवरेज बात करें तो आपको 4% का रिटर्न मिलता है। लेकिन महंगाई कितनी परसेंट बढ़ रही है हर साल? 6%, यानी कि आपको 2% का यहाँ पर लॉस होगा। और सेकंड केस में बात करते हैं आपने बैंक में ही, सेकंड केस में बात करते हैं एफडी। अगर आपने बैंक में एफडी कराई है तो वहां पर क्या होगा कि एफडी में 6% का रिटर्न मिलता है ऑन एवरेज। ये वेरी करता है डिफरेंट बैंक में आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है, लेकिन ऑन एवरेज बात करें तो 6% का रिटर्न मिलते हैं। और इंडिया में महंगाई कितनी परसेंट बढ़ रही है? 6% बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन यहीं पर थर्ड चीज आती है गवर्नमेंट की स्कीम्स। अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, पीपीएफ हो गया और ओल्ड सिटीजन फंड हो गए, इस तरह की गवर्नमेंट रेगुलर स्कीम्स निकालती रहती है। अगर वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको 7% 8% रिटर्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 6% महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पर रिटर्न आपको 8% तक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपने इस चीज़ को मैं समझता हूँ, अगर आपने अभी बैंक में 1000 रुपये लगा दिए, 1 साल के बाद उसमें 6% का रिटर्न 6% का उसमें आपको इंटरेस्ट मिला, तो 6% का कितना हो गया? 60 रुपये आपको नेक्स्ट ईयर मिले। लेकिन क्या होगा अगली बार अगर आपका रुपए बैंक में पड़ा हुआ है तो उसमें जो रुपए आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, यानी कि 1060 रुपये होगी, तो अगली बार उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी कि आपका 1000 रुपये कितना हुआ? 1060 रुपये हो गया। अगली बार आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर वो 60 रुपये ना होके आपको 70-80 रुपये मिल रहा होगा। इस तरह से इसमें कंपाउंडिंग काम करता है, यानी कि आपका रुपये ग्रो होता रहता है, हर साल ग्रो होता रहता है, हर साल ग्रो होता रहता है। इसलिए आपको जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में फायदा होने वाला है। कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जितने रुपए होंगे उतना ही आपका रुपए हो चुका होगा, उसके बाद फिर से रुपए बढ़ता रहा होगा। तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए उतना ही ज़्यादा आपके रुपए बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब हम ओवरऑल बैंक की बात करें तो इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप बैंक में कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग में रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो होता है।
जीरो मीन्स अगर बाय चांस कंपनी कोई बैंक होती है वो उसके फंक्शन प्रॉपर नहीं होते, कोई उसका रुपये लेके भाग जाता है, इस केस में तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम रिस्क होता है। तो अगर आप रिस्क फैक्टर की पॉइंट ऑफ से बात करें तो बैंकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप बैंकिंग में जब भी रुपये इन्वेस्ट करें तो आप या तो उसमें एफडी करा लें या गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करें। ऐसे ही रुपए अगर इन्वेस्ट करना हो तो ऐसे रुपए इन्वेस्ट ना करें, आप या तो एफडी करा लें या गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट कर लें। सेकेंड हम बात करते हैं रियल एस्टेट में। जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर लोगों ने बहुत रुपए कमाए भी हैं, बहुत रुपए गवाए भी हैं। रियल एस्टेट एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत कम आता है, आपके एक्सपीरियंसेस आपके बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट में आपको छोटी मनी नहीं बहुत ज़्यादा रुपए लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, लेकिन थर्ड यहाँ पर ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने रुपए लगाया वहाँ पर आपको कितना रिटर्न आ रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। रियल एस्टेट में लोगों के रुपए डबल भी चुटके में हो जाते हैं और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा गिर जाती है रियल एस्टेट में। ये टोटली डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ पर है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी कौन सी लोकेशन खरीदी है और आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से रेंट में कितना आपको पर मंथ कितना आप वहाँ पर आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप रियल एस्टेट में करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको बहुत डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट फील्ड में जाके, और आपको देखना पड़ेगा कि कैसे किसी प्रॉपर्टी की किस तरह से कॉस्ट बढ़ती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बहुत फैक्टर आते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है वो रोड के बिल्कुल पास है या मेन मार्केट में है या सिटी के बिल्कुल सेंटर में है या सिटी की जो सिटी होती है उसमें जो कॉलोनीज होती हैं कितनी रेपुटेटिव कॉलोनीज है, यहाँ पर बहुत फैक्टर कंसिडर किए जा सकते हैं। थर्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उन्हें एक गैम्बलिंग टाइप का लगता है कि ये गैम्बलिंग का जुआ है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती है। सपोज मेरी कंपनी है तो मैं अगर मुझे मनी की रिक्वायरमेंट हो तो मैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो रुपए हम यूज करके अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे और साथ में जैसी कंपनी ग्रो होगी उसमें स्टॉक प्राइस भी ग्रो करते हैं। हम इस चीज़ को बड़े सिंपल और बड़ी इजी लैंग्वेज समझते हैं। सपोज मेरी कंपनी है जो जूता बनाती है, ठीक है। अब मेरी कंपनी जूता बनाती है, अब क्या हुआ, अब जूते की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें रुपए की जरूरत पड़ी। अब रुपए उठाने के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जाएं फंड रेजिंग के लिए। फंड मीन्स हम अपनी कंपनी की स्टेक किसी सेकंड पर्सन को दे दें जिसके पास रुपए है, वो उसके बदले हमें वो रुपए दे दे। सेकंड क्या होता है, हम IPO के थ्रू जाएं। IPO मीन्स हम पब्लिक ऑफरिंग करें। हमने कहा कि हम अपनी कंपनी के 10% स्टेक को हम बेचना चाहते हैं, पब्लिक को ऑफर करना चाहते हैं, या कि पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। हम उसमें जो भी हम उसको डिवाइड करेंगे 10%, ये डिपेंड करता है कि 10% के कितने शेयर्स बनते हैं, लाखों में बनते हैं, करोड़ों में बनते हैं। ये जो कंपनी होती है ये वही लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक कंपनी के 10% में कितने शेयर्स बनाएं। तो वही शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। अब कंपनी IPO में लिस्ट हो गई, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, तो जो पीपल्स होंगे वो उसमें ट्रेड करेंगे। जैसे जैसे कंपनी की डिमांड बढ़ेगी उस तरह से कंपनी की जो ग्राफ होगा वो बढ़ेगा। तो आपने सपोज 100 रुपये पे आपने लगाया कि 100 रुपये उसकी एक शेयर की कॉस्ट 100 रुपये थी, आपने 100 रुपये लगा दिए। आने वाले 1 साल के बाद उसकी कॉस्ट 200 रुपये होगी, यानी कि आपका 1 साल में आपका डबल रुपये हो गया, यानी 100% आपका रिटर्न मिला। बैंक में वहीं 4% FD कराएंगे तो आप 6% रिटर्न लेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका तुरंत 100% का रिटर्न हो गया। आप इतना तो बैंक में आप कभी भी नहीं कमा पाएंगे। म्यूचुअल फंड जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। सपोज मुझे MIF का एक शेयर खरीदना है, उसकी कॉस्ट 80,000 रुपये है, लेकिन मेरे पास 80,000 रुपये नहीं, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ऐसे 8 लोगों को लेके आएगा जिसके पास 10,000 रुपये है। तो 8 लोग मिलकर 80,000 रुपये हो गए, तो 8 लोग मिलकर एक MIF का शेयर खरीद लेंगे। और क्या होगा, 8 लोग होंगे वो एक MIF शेयर के को होल्डर हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन, इन लोगों के ट्रांजेक्शन के बीच में म्यूचुअल फंड थोड़ी भी कमीशन ले लेता है। और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से ऐसे भी अलग होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको खुद अपनी कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है और
फिर आपको वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ती है, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपने आपके सारे रुपए होंगे वो म्यूचुअल फंड के खुद डिफरेंट कंपनीज में लगाएंगे। वहाँ पर आपको कोई भी कंपनी के बारे में कोई डिटेल नहीं जाननी, कोई कंपनी का ये नहीं जानना कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में, कौन सी कंपनी लॉस में है। ये तो म्यूचुअल फंड वाले ऑटोमेटिक अपनी तरफ से करते हैं। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी नाम सुनते ही एक अजीब सी फील आई होगी आपके मन में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा अजीब हो गया है। गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर आप यूथ हैं, एंड लास्ट वन इज क्रिप्टो करेंसी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी को 5 साल पहले अब बात करें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं। कितना ग्रो हुआ क्रिप्टो करेंसी, कितने टोकन्स ग्रो हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी में कोई फंडामेंटल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये टोटली डिमांड सप्लाई का गेम होता है। क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट होती है वो न्यूज़ पे डिपेंड करती है। किसी टोकन के लिए कोई न्यूज आ जाती है तो उस टोकन की वो न्यूज टोकन को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करती है, तो उस टोकन की जो वैल्यू होती है बहुत ऊपर हो जाती है। अगर कोई न्यूज होती है वो किसी टोकन को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रही होती है तो उसकी कॉस्ट नीचे हो जाती है। अगर हम ये कहें कि क्रिप्टो करेंसी को 1% कंट्रोल कर रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। हमने देखा है कि कैसे एलोन मस्क के एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी में कितना ज़्यादा चेंजेस आते हैं। एलोन मस्क ने बिटकॉइन भी ट्वीट किया तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हो गया। डॉज कॉइन को उन्होंने के बारे में ट्वीट किया तो डॉज कॉइन की कैसी कीमतें बढ़ी थी। तो अगर आप यूथ हैं, आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी है तो आप क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं रुपए। एक बहुत रिस्क फैक्टर होता है यहाँ पर। आपको खुद आइडिया नहीं कि आने वाले टाइम में आपकी रुपए की वैल्यू कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। गवर्नमेंट रूल्स लेके आ रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट करने से पहले आपको फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करता है। और मैंने बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी टोटली न्यूज पे डिपेंड करता है, तो आपको उसकी और डिटेल नॉलेज लेनी है कि कौन से टोकन्स हैं वो हाई हैं, कौन से टोकन्स लो हैं, आने वाले टाइम में कौन से टोकन्स बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक ही एडवाइस है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ जान लें कि क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है, उसके बाद ही आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।